सबूत मांगना है तो चीन जाओ और वहाँ के हॉस्पिटलों में जाके हड्डियां गिनो कितनी टूट गई है चीनी सैनिकों की। सबूत उसने क्यों नहीं मांगा जब ये गर्दन काट करके ले गए पाकिस्तानी हमारे एक शहीद की। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी कहते नहीं जी हमें भरोसा नहीं है। उन्हें भरोसा है किस बात पर? आज हमारी भारतीय फौज मोदी जी के आने के बाद इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान में घुस के मारती है, चाइना में भी घुस के मारती है। हमारा सत्ता में से पत्ता साफ कर देंगे, तुम्हें संसद में नहीं बैठने देंगे। भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ने की दोबारा एक प्लानिंग पूरे भारत को घेरने की। पहले भारत हथियार इंपोर्ट करता था, ठीक है, आज भारत हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। बीते दिनों भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पछाड़कर अपने भारत की सीमा से बाहर भगाया है। ऐसे में यहां पर दिल्ली के कुछ लोग हैं जो यहां पर खुशियां मना रहे हैं, तिरंगा लेकर आए हैं और ये देखिए पीछे बैनर लगाकर ये खुशियां मना रहे हैं और साथ ही साथ नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर मैडम, भारतीय सेना के जो पराक्रम उन्होंने दिखाया LAC पे तवांग में, सारे चीनियों को खदेड़ दिया, तोड़ दी उनकी हड्डियां। हम सैल्यूट करते हैं भारत के जवानों को। और विपक्ष वालों, सबूत गैंग वालों, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है। तुम्हें सबूत मांगना है तो चीन जाओ और वहाँ के हॉस्पिटलों में जाके हड्डियां गिनो कितनी टूट गई है चीनी सैनिकों की। वहाँ पे वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह नारे लग रहे हैं और मारा जा रहा है। वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। अरे सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन भारतीय सेना हमारी सुरक्षा करती रहेगी, पुलिस हमारी सुरक्षा करती रहेगी। उनके सम्मान में खड़े रहो। अच्छा, अगर देश की सुरक्षा की ही बात कही जा रही है तो क्यों फिर विपक्ष सवाल खड़े कर रही है? जब देश की सुरक्षा के लिए वो सत्ता में आना चाहते हैं तो क्यों विपक्ष भारतीय सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, भारतीय सैनिकों पर सवाल खड़े कर रही है? जो सवाल खड़े करे वो देश का गद्दार है, क्योंकि हम सेना जो हम अपनी सेना का अपमान नहीं सह सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, सत्ताएं आएंगी जाएंगी। तुम सर्जिकल स्ट्राइक के, एयर स्ट्राइक के और इस तरीके की प्रतिक्रिया के सबूत मांगने बंद कर दो। गद्दारों, तुम्हारा सत्ता में से पत्ता साफ कर देंगे, तुम्हें संसद में नहीं बैठने देंगे, तुम्हें हरा देंगे हम। अच्छा, जो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं उसके बावजूद भी विपक्ष ये कह रही है कि भारतीय सरकार और भारतीय सैनिक अपने देश की सुरक्षा में विफल हो गए। पहले ना आप ये दिखाओ जी, ये दिखाओ, पूरा दिखाओ कि हमारे जो सैनिक, हमारे जो आर्मी के लोग जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वो हमारे ना पूरे देश के ना पुलिस से लेकर के, प्रशासन से लेकर के, नेता से लेकर के, यहाँ के गरीब मजदूर सबकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी जो पुलिस है, हर स्टेट की जो पुलिस है, ऐसे ऐसे आतंकवादियों को घसीट करके फांसियों पे चढ़ा रही है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे जो समाज के लोग हैं, 125 करोड़ इस हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं। कौन गद्दार? जो आर्मी वहां पर लड़ रही है, वीडियो के बाद भी उन्हें सबूत चाहिए। पुलवामा हमले पे जब सर्जिकल स्ट्राइक हमारे मोदी जी करवाते हैं तो उस पे भी सबूत चाहिए। सबूत उस पे क्यों नहीं मांगा जब ये गर्दन काट करके ले गए पाकिस्तानी हमारे एक शहीद की? अरे वो किसी का बेटा था, जो माँ होती है ना। सबूत कौन मांग रहे हैं यार? ये लोग कौन है? ये लोग ये जो अपने घर से निकलते हैं, एसी वाले घर से निकलते हैं, एसी वाली गाड़ी में बैठते हैं, फिर एसी वाले महल में जाके बैठ जाते हैं, वो नेता लोग और कुछ टुकड़े गैंग लोग, ये सबूत मांगते हैं। इनकी औकात क्या है? सबूत की क्या औकात है इनकी? ये 12 बजे सो करके उठने वाले ये सबूत मांग रहे हैं, ये नालायक। देश के अंदर भी गद्दार हैं। 125 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हमारी 125 करोड़, इसमें सारी जाति धर्म के लोग आ जाते हैं। ये जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारे अगल बगल में, हमारे शहर में, हमारी सिटी में अगर कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही है, देशद्रोही गतिविधियां हो रही हैं, इस देश को कहीं ना कहीं कोई उसको जो नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। भाई हम भी इस देश के आर्मी मैन हैं, हम अपनी गली के, अपने घर के, अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के आर्मी मैन हैं कि हम भी अपने प्रशासन और शासन की भी हेल्प करें और मदद करें। ऐसा नहीं है कि ये पुलिस ही जा करके लड़ती रहे और आर्मी ही लड़ती रहे। ये सबूत गैंग जो है ना, इनसे ये बोलो कि तुम्हारे परिवार के कितने लोग सेना के अंदर हैं। ये सबूत जो मांग रहे हैं, ये कितने किलोमीटर सवेरे पैदल चलते हैं? अरे सबूत चाहिए तो चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हाँ, वो भारत जोड़ो यात्रा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, इन्होंने ही मैडम पाकिस्तान बनाया है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बलूचिस्तान बनाया है। शिमला मुद्दे पे इन्होंने की बापों ने साइन कर रखे हैं। हम लोगों को इनका फ्रेम और नैरेटिव समझना चाहिए, लोग किस तरीके का टास्क खेलते हैं। भारत जोड़ो, अरे तू पद यात्रा पे निकला, पैदल ही जोड़ो, पैदल ही निकल जाता। ये किस बात की भारत जोड़ो निकला? और भारत जोड़ो में कौन लगा हुआ है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो जेएनयू वाला कन्हैया, इनके साथ वो इधर निकला हुआ और वो उधर निकला हुआ है। ये भारत
तोड़ो नहीं, भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ने की दोबारा एक प्लानिंग पूरे भारत को घेरने की कि कहाँ से मैं दोबारा बंदे निकालूं। एक से एक मर्डरी, जो 2 मर्डर के केस में बाहर पैरोल पे बाहर आए, राहुल गांधी उन्हें बोलता है कि मैं तो को टिकट से लड़वाऊंगा। ऐसे भाई साहब, जो इन लोगों को क्या पता यार, जब किसी के पुलिस का हो, चाहे वो आर्मी का हो जवान, जो माँ होती है ना, माँ की देखो आंख नहीं होती, माँ की दूरबीन होती है। अगर हमारे घर के अंदर भी मेरा भाई भी अगर कोई सीमा पे खड़ा होगा ना, तो मेरा दिल उसको ये धक धक करेगा उस भाई के लिए, भाई कैसा है, कहाँ पर है, क्या है। ये लोग उस चीज़ का सबूत मांग रहे हैं यार। अगर ये बोलते हैं हम 9 तारीख को इतना बड़ा हादसा हुआ तो अब को दिखाओ, आपको बता रहे हैं। भाई तुम लोग कौन हो भाई पूछने वाले, कौन हो तुम लोग? तुम लोग जनता के चुने हुए और जनता की रक्षा वो आर्मी मैन कर रहे हैं, तुम लोग कौन हो? हम पूछ लेंगे। नहीं तो चले जाओ तुम उस बॉर्डर पे, चले जाओ, जा करके देखो तुम लोग, तुम पहुंच करके, जितने भी लोगों ने बोला है ना, अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया उस बॉर्डर पे जो पहुंच के दिखा दो, गाड़ी भी नहीं जाती है, हेलीकॉप्टर भी लाइन नहीं होता वहां पर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ विपक्ष जो है इसे मुद्दा बनाना चाह रही है और कह रही है कि संसद में बहस होनी चाहिए, जबकि भारतीय सरकार ने इस पर पहले ही जवाब दे दिया, राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने पहले ही जवाब दे दिया, तो क्यों विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर? देखो, जैसे ही यहाँ पर ये एक्टिविटी हुई, तुरंत राजनाथ सिंह ने संसद में इसकी सफाई दे दी कि वहाँ पर इस तरह का हुआ था और इतने वहाँ पर घायल हुए, इस तरह का वहाँ हुआ था, उन्होंने सारा बताया। लेकिन विपक्ष है ना, इस समय काम धंधा है नहीं है, कहीं पर उनकी सरकार तो है नहीं है, खाली बैठी होती है, और उनका तो काम ही यही है कि हर जगह पे, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी कहते नहीं जी हमें भरोसा नहीं है। उन्हें भरोसा है किस बात पर? उनको कोई वो नहीं है, वो खाली सरकार पर इल्ज़ाम लगाती रहती है ताकि लोगों में वो फैले। लेकिन हमारे लोगों को प्राउड फील होता है इस बात का, जैसे ही हमने ये न्यूज़ सुनी कि भाई तवांग में इस तरह से 300 के करीब उनके चाइनीज़ सैनिक आए थे और हमारे कोई 50 से 60 सैनिक वहाँ पर उस समय अवेलेबल थे, बैकअप तो बाद में आया था। और उस समय जो उनका हाल कर रहा है ना, वो अगर जो भी वीडियो देख रहा है ना, वो अकेला ही बैठ के वहाँ पे क्लैपिंग कर रहा है, तालियां बजाया जा रहा है कि उनके मार के वो बेचारों को। और देखो, अगर आप थोड़ा डिटेल में वीडियो को देखेंगे, जो बाउंड्री बनी है उसके पार जाने के बावजूद भी उनको बोला गया इनको और आगे धक्का दे के आओ। और इसके बाद में अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जो है, चाइना देखो कैसा देश है, हम अपने सैनिकों के बचाव की कोशिश करते हैं, वो उन्हें मरने के लिए जानबूझ के वहां पर भेजता है। वो इसलिए क्योंकि इस समय वहां पर जो कोरोना का फिर से वेव आ गई है, तो सड़कों पे जनता उतरी हुई है, वो हाय तौबा मचा रही है। तो चाइना ने कहा कि एक काम करो, ये लोग मेरा सर फोड़ेंगे, तुम अपना सर फोड़वाओ, जाओ वहाँ तवांग में कहीं पर जाकर थोड़ी एक्टिविटी करो। तो वहाँ पर वो इसलिए ये एक्टिविटी जानबूझकर करवाई गई थी ताकि चाइना के लोगों का जो है माइंड डाइवर्ट करा जाए, उनकी डिमांड को इधर उधर के भाई देशभक्ति में डाल दिया जाए। तो ऐसा वहाँ पर ये सारा प्रोपेगेंडा चलाया गया है। ये अच्छा, इसी बीच में विपक्ष जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को रद्द करने की, जो उनके रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द करने की बात भी सामने उठा रही है कि आखिर क्यों रद्द किया गया था। देखिए, जो एनजीओ इस तरह के बने हुए थे, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो देश को तोड़ने वाली थी। देश को जो आतंकवादी संगठन है उनको फंडिंग करने के लिए वो लोग बाहर से पैसा उसमें लाया करते थे। इसकी वजह से सरकार ने उसको बंद, जैसे पीएफआई बैन किया है ना, वैसे जैसे नेशनल हेराल्ड बंद किया है, ऐसे वो राजीव गांधी फाउंडेशन भी इसीलिए बंद किया है क्योंकि लेकिन कांग्रेस जहां सत्ता में रहते हुए सरकार की केंद्र सरकार बन चुकी थी, ऐसे में भारतीय सुरक्षा उनके हाथ में थी, उसके बावजूद अगर वो सत्ता में दोबारा लौटना चाहते हैं तो क्यों भारतीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वो इस बात को उठा रहे हैं? देखिए, भारतीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये लोग तो उठाएंगे ना, क्योंकि इनको सत्ता में आना है। ठीक है, अभी देखिए भारतीय फौज की अभी आज जो परिस्थिति है कि आप कांग्रेस के टाइम में आप देखो कि 62 में उन्होंने फौज को हथियार नहीं दिए थे। ठीक है, 65 के युद्ध में भारत की फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने वापस बुला के पाकिस्तान वापस दे दिया। 71 के वॉर में मेजर कुलदीप सिंह जो जैसलमेर पे लड़े थे उनको बैकअप नहीं भेजा था। ठीक है, तो इस तरह की देश को तोड़ने वाली ये पार्टी इस तरह के सवाल करेगी तो जाहिर है कि उनको तो देश को तोड़ना है। ठीक है, आज हमारी भारतीय फौज मोदी जी के आने के बाद इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान में घुस के मारती है, चाइना में भी घुस के मारती है। अभी आपने वीडियो देखा होगा कि जो तवांग में जो हादसा हुआ उसमें किस तरीके से चाइनीज़ फौजियों को, भारत के 50 फौजी थे, उनके 300 से ज़्यादा थे, फिर भी उनको मार के भगा दिया बिना गोली के, बिना हथियार के, सिर्फ डंडों की लड़ाई, थप्पड़ मार युद्ध भी कह सकते हैं इसको। वो थप्पड़ मार के उनको भगा दिया वहाँ से। तो ये तो हमारे लिए गरिमा की बात है कि हमारी फौज का जो शौर्य है वो बरकरार रखा है मोदी सरकार ने। तो ऐसे में क्यों संसद में मुद्दे की बात कही जा रही है, क्यों बहस की बात कही जा रही है, क्यों कहा जा रहा है कि इस बात का मुद्दा बनना चाहिए? देखो, मुद्दा जो बनना चाहिए, मैं आपको कहूँगा कि भारतीय फौज को जिस हिसाब से मजबूत किया उसके ऊपर मुद्दा बनना चाहिए। और ये विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो 62 में भारतीय फौज को हथियार नहीं दे रही थी, ठीक है,
71 के अंदर उन्होंने बैकअप नहीं भेजा, उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के टाइम में वो फौज थी, लेकिन भारतीय फौज इतनी मजबूत थी कि बिना हथियार के भी उस समय भी वो लड़ी थी और उन्होंने दुश्मन को हराया था। ठीक है, वीडियो हमारे सबके सामने है। ऐसे में विपक्ष ये भी कह रहा है कि मोदी राज में भारत जो है वो सुरक्षित नहीं है, ऐसे में विफल हो रहा है भारत को सुरक्षित रखने में। देखिए मैडम, पहले भारत हथियार इंपोर्ट करता था, ठीक है, आज भारत हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। ये मोदी जी के आने के बाद हुआ है। कांग्रेस के टाइम में क्या था, मुझे पता है कि जो रशियन टेक्नोलॉजी जो एकदम डेड थी वो लोगों खरीद के, मतलब ऊंचे दाम में खरीद के वो लोग लाते थे। ठीक है, आज रशिया ने टेक्नोलॉजी इंडिया को दिया कि भाई आप हथियार बनाओ आपके यहाँ के ऊपर, वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। आज परिस्थिति ये है कि हम रशिया के साथ भी निगोशिएट कर सकते हैं, अमेरिका के साथ भी निगोशिएट कर सकते हैं, हमारे जो हथियार इंडिया में बनते हैं हम दूसरे देशों को बेच सकते हैं। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज हम, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि देश जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है अपना वो आगे ना बढ़े, क्योंकि इनको क्या है कि नीतीश कुमार जी कहेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राहुल कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, केजरीवाल बोलेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं इस देश को मजबूत बनाऊंगा। वो कभी नहीं बोले कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उनको जनता ने बनाया है। ठीक है, उनको पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ठीक है, सभी की स्वेच्छा से उन्होंने जो काम किए देश के लिए, अभी जैसे कि G20 समिट के अध्यक्ष बनाया भारत को, 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारत को इतनी बड़ी अध्यक्षता मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत एक आतंकवाद से जूझता हुआ देश था, उन्होंने भारत से आतंकवाद किस तरीके से खत्म किया। ठीक है, कांग्रेस के टाइम में कितने आतंकवादी हमले होते थे, संसद पे हमले हुए थे, अक्षरधाम पे हमले हुए, लेकिन जब से मोदी सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इंडिया के अंदर आतंकवाद को तकरीबन सप्रेस ही कर दिया। ठीक है, ये चीज़ बाहर के जो दूसरे कंट्री वो भी आतंकवाद से, अमेरिका जैसे देश हैं वो भी आतंकवाद से अभी ग्रसित हैं, तो वो चाहते हैं कि मोदी जी एक ऐसे हैं कि उनकी स्ट्रेटजी ऐसी कि वो आतंकवाद भी खत्म कर सकते हैं, आने वाला तीसरा महायुद्ध भी रोक सकते हैं। इसकी वजह से उनको G20 समिट की अध्यक्षता दी गई। लेकिन अभी एक देखिए, एक वाक्य और हुआ था, UNSC की मीटिंग में 15 देश ऐसे थे जिन्होंने एक मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि भाई जो आतंकवाद से ग्रसित देश हैं और जो आतंकवाद फैलाते हैं उन देशों को भी फाइनेंशियली कंडीशन हेल्प देना चाहिए। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिन्होंने उस समय वोटिंग नहीं किया। सिर्फ 14 देश ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि भाई हम जैसे पाकिस्तान जैसे और अफगानिस्तान जैसे और जो तुर्की जैसे जो देश हैं जो जहाँ से आतंकवाद पनपता है उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए उनकी बात। लेकिन भारत ने क्या कहा, हम पैसा नहीं देंगे, हम पैसा देंगे तो ये लोग आतंकवाद, हम उनको जैसे कि महामारी के टाइम पे वो दवाइयाँ चाहिए तो हम दवाइयाँ देंगे, ठीक है, खाना चाहिए हम रसद भिजवाएंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। तो ये भारत का एक अपना एक स्टैंड है कि भी इतनी बड़ी UNSC की मीटिंग में 15 देश, उसमें अकेला भारत एक ऐसा था कि जो आतंकवाद के खिलाफ अकेला खड़ा रहा था। आज परिस्थिति ये है कि रशिया ने भी कहा है, फ्रांस ने भी कहा है, ब्रिटेन ने भी कहा, अमेरिका ने भी कहा है कि भाई हम भारत को वीटो पावर की सत्ता देंगे। ठीक है, जिसमें वीटो पावर की सत्ता में अभी जर्मनी है, ब्राज़ील है, इंडिया है और जापान, ये 4 देश हैं जिनको नॉमिनेशन गया हुआ है वीटो पावर। इसमें भारत सबसे आगे है क्योंकि 4 वोट तो अभी नॉमिनेशन होने से पहले 4 वोट तो नक्की फिक्स हो गए अपने, जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और रशिया है। चाइना है वो हमको नहीं देगा, लेकिन हमको 4 वोट मिल के हमको वीटो पावर मिल जाएगा। अच्छा, एक और कहा जाता है कि मोदी राज में भारत बहुत सुरक्षित है और मोदी जी भारत की सुरक्षा के लिए देश विदेश घूम रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, भारतीय सुरक्षा आगे जा रही है। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो लगातार ऐसे ही सवाल क्यों खड़े कर रही है कि भारत अभी तक सुरक्षित नहीं है? देखिए, विपक्ष का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, ठीक है, और मोदी जी का ग्राफ बड़ा होता जा रहा है, तो वो तो यही बोलेंगे ना, उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं कहने के लिए। आप देखिए वो हर चीज़ में क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, अभी राहुल गांधी जी जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले, वो एक्चुअली राहुल गांधी जी का एक बयान था ये यात्रा शुरू करने से पहले कि भाई आप जितने भी कार्य करें सारे इकट्ठा हो जाओ, मैंने इतना केरोसिन इकट्ठा किया है कि 2024 में आप पूरे भारत में आग लगा देना अगर मैं ना जीतूँ तो। ये उन्हीं का बयान था, ठीक है, मीडिया में भी ये वायरल हुआ था। तो वो भारत को जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात करें, तो उनका मानसिकता छलक के आ रही कि वो उतने परिपक्व ही नहीं है कि इस देश को चला सके वो। तो जनता मोदी जी को चाहती है, योगी जी को चाहती है, अमित शाह जी को चाहती है, डोभाल जी को चाहती है, हेमंता विश्वास को चाहती है। लेकिन वहीं विपक्ष ये भी मुद्दा खड़ा कर रही है कि बीजेपी जो है वो संसद में बोलना ही नहीं चाहती, इसलिए इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। नहीं, बीजेपी संसद में क्यों बोलेगी आप मेरे को ये बताइए, ठीक है। अगर संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे भारत के जो लोग हैं, भारत की जो राजनीति है, भारत की जो संस्कृति है, भारत के युवा हैं, उनके ऊपर मुद्दे चर्चा होनी चाहिए। रही बात जो भारतीय फौज ने जो शौर्य किए हैं, ठीक है, तो भारतीय फौज के शौर्य के सबूत कभी नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि भारतीय फौज 1947 में भी सक्षम थी, 62 में भी सक्षम थी, लेकिन
उस समय की जो पॉलिटिक्स थी वो भारत को सपोर्ट नहीं करी, लेकिन आज मोदी जी ऐसे आए हैं जब से भारतीय फौज को इतना मजबूत कर दिया है कि वो पाकिस्तान में घुस के भी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, चाइना के सैनिकों को भी मार के पीछे भगा देती है। तो देखा आप सभी ने किस तरह से दिल्ली की जनता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बनी रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें।